जल जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। यद्यपि 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो जल के बारे में इसमें पूरा बताया गया कि जल जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात एक बार प्रयोग करने के बाद इसका रिसाइकलिंग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जिसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि समुद्र का जो अधिकतम जल है, समुद्र का जो जल है वो अलवण जल है, लवणीय जल है पूर्णतया। और अलवण जल की मात्रा जो है बहुत कम है, 2.7% के करीब है। उसमें से भी 70% भाग बर्फ, चादर और हिमानी के रूप में है, जो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे भागों में पाया जाता है। इसमें एक इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि मानव जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने की वजह से या फिर मानवीय गतिविधियों के कारण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, नगरीकरण के कारण जल का उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और जिसकी वजह से जल संकट जैसी स्थितियाँ भी विश्व के कई भागों में देखी गई हैं। एक दूसरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम लोग जो नल होता है उसको पूरा बंद नहीं करते और जल्दबाजी में या फिर लापरवाही के कारण उसे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसमें से पानी टपकता रहता है और जल व्यर्थ होता रहता है। और इसकी कल्पना हम लोग सामान्य रूप से भी कर सकते हैं कि जैसे अगर एक बूंद पानी भी रात भर गिरता है बाल्टी के भीतर, तो पूरी बाल्टी सुबह तक भर जाती है। तो सोचिए कि कितना जल व्यर्थ हो सकता है जब सब लोग इस तरीके से लापरवाही से जो टैप वाटर है उसको संरक्षित नहीं करते हैं। तो इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। जल पुनः विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए जल का फिर से जल के रूप में प्राप्त हो जाना, तो उसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति में कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। तो ये बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न इसमें बन सकता है कि जल स्रोतों के सूखने या फिर जल प्रदूषण के कारण क्या है। उसमें इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है चीज़, जिसमें कि बेहतर होता जीवन स्तर। तो बेहतर होता जीवन स्तर भी जो है वो जल स्रोतों के सूखने या जल प्रदूषण का कारण है, क्योंकि जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए जल की अधिक से अधिक मात्रा का उपयोग किया जाता है, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे सफाई के लिए हो, चाहे खाना बनाने के लिए हो, या नहाने के लिए हो, या शौचालय के लिए हो, या वस्त्रों को धोना हो, या बर्तन धोना, या फिर बागवानी हो। तो इस प्रकार से
प्रति व्यक्ति जो है भारत में जल की खपत लगभग 150 लीटर प्रति व्यक्ति पर डे के लिए होता है। अब आप सोच सकते हैं कि इन सब गतिविधियों को करने की वजह से इतना जल व्यर्थ होता है। तो क्या यही एक कारण है? नहीं, इसके अलावा भी और भी चीज़, जैसे औद्योगिकरण में, शहरीकरण में, साफ सफाई में, उन सब में भी जल का दोहन होता है। तो ये तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जल उपयोग किया गया, परंतु फिर भी ये जल प्रदूषण का कारण है। इसके साथ साथ कुछ मानवीय कारण भी हैं और मनुष्य के द्वारा कुछ जल प्रदूषण को बढ़ाने के लिए उसमें जोड़ दिया जाता है, जैसे अपमार्जकों का प्रयोग या फिर साबुन का प्रयोग, जो कि बाद में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से साफ जल स्रोतों में जाता है और उन्हें प्रदूषित करता है, सुपोषण बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुके से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। मतलब जल का बाजार, जल जहाँ बिकता हो, तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं हमारे देश में ही है, ये सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र है, तो हमारे देश में ही है जहाँ पर कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग जल खरीद रहे हैं। और बिल्कुल आजकल शहरों में जो पाइप्ड वाटर या फिर बोतल भरा पानी, तो इसका प्रयोग लोग करते हैं। तो एक प्रकार से वो जल बाजार का ही स्वरूप है, जिसमें जल को बेचा जा रहा है और उससे लोगों से मनमाना पैसा उसके एवज में लिया जा रहा है। अब वो कितना जल प्रदूषित है और कितना शुद्ध है, इसका पैमाना भी कोई तय नहीं है और धड़ल्ले से यह व्यापार चल रहा है। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो जल का अभाव क्यों हो सकता है? तो या तो जल प्रदूषित हो जाए या फिर जल की कमी हो जाए, जल हो ही ना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे कि वहाँ पे वर्षण की मात्रा बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तभी तो उन्हें मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है। और वहाँ पे जल की कमी होना एक प्रकार से माना जा सकता है कि प्राकृतिक है, परंतु ऐसे शहरी क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्रों में जहाँ पर जल स्रोतों को दूषित कर दिया गया है, नगरों का, शहरों का गंदा पानी जो है नदियों में मिलाया जा रहा है या फिर नदियों में मिलाया जा रहा है, वहाँ के जो पोखरे थे या फिर छोटे गड्ढे होते थे, तालाब होते थे, उन सबको दूषित कर दिया गया है। तो उन लोगों के लिए क्या कहा जा सकता है? वो तो मानवीय कारण है जिनकी वजह से उन्हें जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जल संसाधनों का संरक्षण। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। यमुना नदी वाहित मल औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। अब पूरा दिल्ली में ये जल प्रदूषण का कारण बना हुआ है। और यमुना नदी को पता होगा कि आप लोगों को भी, यमुना नदी और एक नदी और है गोमती नदी, इन दो नदियों को यूनेस्को ने भी दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल किया है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव अनिम्नीकरण, यहाँ पे लिखा है शब्द अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण
जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक टर्म है अजैव निम्नीकरणीय, मतलब कि ऐसे संदूषक, ऐसे प्रदूषक जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः छोटे 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 अवयव में न टूटे, या फिर ऐसे अवयव में न टूटे जो प्रकृति के लिए लाभदायक है, या फिर प्रकृति को पुनः प्राप्त हो जाए, मतलब प्रकृति के लिए हानिकारक है। ये अजैव निम्नीकरणीय जो प्रदूषक होते हैं, ये वाहित मल के अलावा होते हैं। वाहित मल वगैरह तो जो है वो जैव निम्नीकरणीय है। इसमें प्लास्टिक हो गया, और इसमें जैसे कि एल्युमिनियम फाइल्स हो गई, और विभिन्न प्रकार के कीटनाशक हो गए, डीडीटी हो गया, ये सब अजैव निम्नीकरणीय में आते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्ण बहिस्रावों का उपयुक्त विधि से शोषित कर के जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। अब जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बात कर रहे हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। अब ऐसा कैसे होता है? तो वन या घास या फिर वनस्पति आवरण जो होते हैं, वो जल का जो बहाव होता है उसकी दर को कम कर देते हैं। जब दर को कम कर देते हैं तो जल उस स्थान पर ज़्यादा देर तक ठहर सकता है, और उसकी वजह से वो रिस करके ज़मीन के अंदर चला जाता है और पुनः भूमिगत जल के रूप में संरक्षित हो जाता है। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल संग्रहण में क्या करेंगे कि जल का रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो टपकन विधि का मतलब क्या है कि जिस फसल को जितना पानी चाहिए उसकी जड़ में उतना ही पानी उसे प्राप्त हो, इसके लिए स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं, और वो सीमित मात्रा में, सीमित क्षेत्र में और सीमित जल जितना कि वो उन फसलों के लिए आवश्यक हो उन्हें देते हैं। और एक अगला टर्म है, कुछ स्प्रिंकलर देखिए यहाँ बनाया गया है खेत में, पाइप के माध्यम से इसमें जल है और ये छिड़क रहा है चारों तरफ से। अब आगे दिया है कि क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। तो 2 घंटे की वर्षा का जल अगर हम बचा लेते हैं तो कितना लाभदायक हो सकता है। तो जल संरक्षण के उपाय यदि हम कहें तो राजस्थान के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। लेकिन जल संरक्षण जैसे उपाय जो हैं, जल का जो संग्रहण जैसे उपाय जो हैं, ये उन क्षेत्रों में भी उपयोग में लाए जाने चाहिए जहाँ पर जल की वर्षा ज़्यादा होती है भले, और पुनः उन्हें भूमिगत कर देना चाहिए या फिर ज़मीन के नीचे जाने के लिए छोड़ देना चाहिए। चाहे वो जैसे आजकल घरों में सोख्ता बनाए जाते हैं उसके माध्यम से, या फिर और दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, जैसे कि गड्ढे, गड़ही वगैरह होते थे, तालाब होते थे, और छोटे ताल वगैरह होते थे, जो छोटी आर्द्र भूमियाँ होती हैं, तो उन सब में जल जो संग्रहित हो जाता था वो धीरे धीरे रिस करके भूमिगत जल के रूप में संरक्षित हो जाता था। आजकल इन सब चीज़ों की कमी हो गई है, और इन सब जगहों पर शहरीकरण, नगरीकरण के कारण कंक्रीट की मकान खड़े हो चुके हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थीं। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं?
वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म आए हैं, जैसे जूट। तो जूट की खेती कहाँ होती है? तो जूट एक वर्षा फसल है। तो जूट की खेती भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में की जाती है। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम नंबर पर भी है। दूसरी चीज़ आई है बांस। तो बांस पेड़ नहीं है, घास है। इसे घास घोषित किया जा चुका है। ये पूर्वोत्तर के भाग जैसे आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और वहाँ पे सामान्य रूप से बांस से लोग घर और बाड़े या फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी, कुर्सी और ये सब चीज़ें बनाते हैं। और तीसरी चीज़ है रेशमी स्कार्फ, रेशम। तो रेशम जो होता है ये शहतूत के पेड़ पर जो रेशम के कीड़े होते हैं उनके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इनकी भी खेती जो होती है, शहतूत के जो पेड़ होते हैं और जो रेशम की फसल तो नहीं, रेशम के जो कीड़े होते हैं, इनका पालन सामान्य रूप से ठंडे भागों में, भारत में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भागों में किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। तो इसमें पौधों के बारे में बताया है, जैवमंडल के बारे में बताया है कि उनका किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण उपयोग है। और इसमें दो टर्म को भी डिस्क्राइब किया, एक है जैवमंडल और दूसरा पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या होता है कि अजैव अजैव दोनों जो घटक होते हैं उनके अपने परस्पर संबंध, जिसके माध्यम से जीव जीवित रहते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। तो एक इसमें और टर्म दिया है कि क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनैक, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब हो जाने से मर रहे हैं थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो गिद्धों से संबंधित ये जानकारी थी कि किस प्रकार से गिद्ध जो है वो डिक्लोफेनैक, एस्पिरिन या इबुप्रोफेन दवाओं के प्रयोग से प्रभावित हो रहे हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़ियाँ अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है।
इसलिए प्राणी चाहे बड़ा हो अथवा छोटा, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। एक घास स्थल एवं वन का एक चित्र दिया गया है। ये एक परितंत्र का उदाहरण है। इस घास स्थल अथवा वन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे, जो इनके साथ, इन जैविक घटकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अपने जीवन को बिताते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। और एक प्रकार से ऐसे हैं कि वन में ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता है, तो टुंड्रा जो है वो एक प्रकार से जैव विविधता के मामले में या फिर जैव संसाधनों के मामले में निम्न स्तर पर है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घासें उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। इसमें एक टर्म है लाइकेन। जो लाइकेन है ये पर्यावरण का सूचक होता है कि पर्यावरण यदि प्रदूषण है उस क्षेत्र में तो वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अब ये संरक्षण से आवश्यकता से संबंधित एक चित्र बनाया गया है। इसमें स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कॉलेज है। विभिन्न प्रकार के चित्रों को इसमें जोड़ा गया है, इसलिए इसको कॉलेज कहा गया है। ट्री द वर्ल्ड वी डिपेंड अपॉन, वेयर विल वी गो व्हेन द ट्री इज गॉन। मतलब ये वृक्ष जिन पर हम निर्भर करते हैं, जब वो नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो एक प्रकार से एक संवेदनशील चित्र बनाया गया है। संवेदनशील कॉलेज के माध्यम से वृक्षों को बचाने के लिए एक चेतना जगाने का प्रयास किया गया है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर भी हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमंडल निचय हमारे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है ब्लैक बक का। यह एक संकटापन्न जीव है, इसको बचाने की सख्त आवश्यकता है।
ये सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर वन में क्षति क्या हुई। वर्षा प्रचुर वन, सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय वन, तीनों एक ही नाम है। ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत आता है। अब सोचिए कि सुनामी के बाद किस प्रकार से ये उष्णकटिबंधीय वनों का विनाश हुआ। ये तो प्राकृतिक कारण रहा सुनामी, जिसकी वजह से ऐसा विनाश हुआ। ये अखबारों में छपने वाले बहुत से चित्र हैं कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से पर्यावरण हानि हो रही है और उसके माध्यम से वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो प्रभावित हो रहा है, या वन्य जीवों का जो जीवन स्तर है वो प्रभावित हो रहा है। इसमें कुछ एज कैलिफोर्निया फायर्स रेजेस फॉर 4 days होप्स रेस्ट ऑन वाइंड ईजिंग। अब ये सब चीज़ें क्या है कि इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें अखबार में आती हैं, तो उनको हम लोग देख सकते हैं कि ये जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे परीक्षा की दृष्टि से हो या फिर एक मानवीय दृष्टि से हो, दोनों दृष्टि से। इसमें बताया गया है कि समाचारों को पढ़िए, ज्ञात कीजिए कि यह अग्नि कैसे प्रारंभ हुई और इससे कैसे बचा जा सकता था। या दावानल प्राणी जात वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है। ये दावानल के बारे में बताया गया है कि जंगलों में लगने वाली जो आग है वो कैसे जंगलों में आग लगी या उनके कारण क्या होते हैं। तो पहला कारण बताया है तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना। दूसरा कारण लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का लगना। और तीसरा कारण स्थानिक लोगों, उद्यमी एवं शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना। तो इनमें तीनों कारणों में से 2 कारण जो ऐसे हैं जो कि मानवीय जनित हैं और एक कारण जो है प्रकृति जनित हो सकता है। और मानव जनित कारणों से अधिक आग लगती है, चाहे जंगलों में। और सामान्य रूप से आग लगना अलग बात है, जंगलों में आग लगने की वजह से और बेजुबान जीवों की हत्या, वो एक प्रकार से हत्या ही होती है उनकी। और जो प्रकृति विनाश होता है वो तो छोड़ ही दीजिए। नियंत्रण के कुछ उपाय। शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना। शिक्षण के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाए, बताया जाए कि किस प्रकार से वन्य जीव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या अग्नि के जो जंगलों के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको इससे प्रशिक्षित किया जाए। दूसरी चीज़, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी और संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। तो शीघ्र जब अग्नि लग जाए, उसमें आग लग जाए, तो पता लगाना और उसको तेज़ी से रोकना, ये भी ज़रूरी एक कार्य बन जाता है। जैसे अभी पिछले कुछ वर्षों में 2 प्रमुख दावानल रहे। पहला दावानल जो कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगा था, जिस पर 3 दिन तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। और दूसरा दावानल जो कि था अमेजन के वन जंगलों में लगा था, और उससे भीषण तबाही हुई थी वहाँ पर, जो जंतुओं की भी, पशु पक्षियों की भी, और एक प्रकार से प्रकृति का विनाश तो हुआ ही था। ऊपर से वहाँ का जो सरकारी प्रशासन था ब्राज़ील का, उसके द्वारा की गई लापरवाही भी उस दावानल को बढ़ाने का कारण रही। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वो सामान्य सा है कि भारत में किसको मारना अवैध है। तो शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर
और कुछ शब्दावली दी गई है। उससे पहले हम लोग एक ये अच्छा सा टर्म है, इसमें देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITIS, इसे अगर देखा जाएगा तो इसे सिटीज़ पढ़ सकते हैं। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई थी है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो सिटीज़ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जंतुओं, जानवरों, पेड़ पौधों का भी व्यापार करने से रोका गया है। इसमें कुछ टर्म दिए हैं, जैसे कि शब्दावली है। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र, उसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए, नीचे चीतलों का झुंड है। ये चीतल एक प्रकार से हिरण के जैसे ही होते हैं। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आसाम में। वहाँ पे हाथियों का झुंड ये दिखाया गया है। दूसरी शब्दावली दी गई है जैव मंडल निचय। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ये जो परिभाषाएं दी गई हैं, शब्दावली दी गई है, इनका प्रयोग ज्यों का त्यों परीक्षा में किया जा सकता है। अब सिटीज़ के बारे में थोड़ा ज़्यादा विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। क्या आप जानते हैं सिटीज़ CITIS द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ संरक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। और अब इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया, लेकिन हम लोगों ने एक इसमें टर्म छोड़ दिया था, वो था भूस्खलन का। उसे हम लोग अभी देख लेते हैं। भूस्खलन भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। अब एक वास्तु स्थिति का अध्ययन है, केस स्टडी इसमें दिखाया गया है कि कैसे क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22, अब इसका नाम बदल चुका होगा, कि पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। तो भूस्खलन की घटनाएं सामान्य रूप से भारत के जो हिमालयी प्रदेश है उनमें होती रहती है, और उसमें उनसे बचाने के लिए गाँव को खाली कराया जाता है। उसके बाद भी बहुत सी मात्रा में जान माल की हानि हो ही जाती है, चाहे उत्तराखंड की बाढ़ हो, ऋषिकेश नदी में आई हुई बाढ़ हो, और उससे हिमनदीय प्रवाह के कारण आया हुआ भूस्खलन हो। तो काफ़ी नुकसान हुआ था। सन 2013 की बाढ़ उत्तराखंड की, वो भूस्खलन के कारण ही आई थी। इसमें आगे है भूस्खलन से न्यूनीकरण क्रियाविधि। कैसे न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या है, कि भूस्खलन से बचाव कैसे किया जाए, या फिर भूस्खलन होने से पहले कैसे बचा जाए। वैज्ञानिक प्रविधियों
के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो इन सब उपायों से भूस्खलन को रोका जा सकता है। यहाँ प्रतिधारी दीवार बना करके दिखाया गया है किस प्रकार से ये कंक्रीट का प्रयोग करके, पत्थरों का प्रयोग करके एक पर्वतों के किनारे दीवार बनाई गई है। अब ऐसी प्रतिधारी दीवार और भी जगहों पर देख सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में या लोनावाला के साइड में जाएं या पुणे के साइड में जाएं, वहाँ पे जो पर्वत पहाड़ है वहाँ पर भी ऐसी दीवार देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अब जाएं तो जो पहाड़ है उन पहाड़ों के किनारे भी ऐसी प्रतिधारी दीवारें खड़ी देखने को मिलेंगी। जहाँ से भी भय होता है कि ऊपर से कोई पत्थर या फिर बड़ा चट्टान का टुकड़ा गिर करके नीचे आ सकता है, अब प्रतिधारी दीवारों का निर्माण कराया जाता है। इस प्रश्नावली पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं, उनको हम लोग फटाफट देख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तो इसमें तापमान और वर्षा दो मुख्य जलवायु कारक हैं जिससे मृदा निर्माण होता है। भूमि निम्नीकरण के दो कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के दो प्रमुख कारण में तो वन उन्मूलन, अतिचारण, कीटनाशकों का अति उपयोग हो सकता है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि भूमि